नमस्कार प्रिय बच्चों। मैं महेश चंद मीणा, सहआचार्य भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। पिछली वीडियो में हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। भूकंप का शाब्दिक अर्थ भूपटल अथवा धरातल का कंपन होता है, अर्थात भूमि का कंपन। ज्वालामुखी की भांति यह भी एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है जो पृथ्वी के अंदर ही अंदर घटित होती है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार भूकंप भूपटल की कंपन या लहर है जो धरातल के नीचे या ऊपर शैलों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक विक्षोभ द्वारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो भूकंप की क्रिया है वो एक अंतर्जात आकस्मिक प्रक्रिया है जो कभी भी कहीं पर भी घटित हो सकती है। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से भूकंप का कहीं कहीं पर कुछ जानवरों के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। तो भूकंप आने के जो कारण है, उन कारणों में प्रमुख कारण जो है भूकंप के लिए उत्तरदायी जो कारण है, उनमें सबसे प्रमुख है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा कि प्लेट विवर्तन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। उस स्थिति में हम उसका पुनः रिवीजन करते हैं तो ये देखते हैं कि प्लेटों के जो तीनों किनारे हैं, रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी, इनमें से मुख्य रूप से दोनों किनारे, रचनात्मक और विनाशात्मक, यहाँ पर अधिकांश भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है भूकंपों के लिए, जो उत्तरदायी कारक है, वो है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया में लावा, गैस तथा शिलाखंडों का भूपटल पर उद्गार होता है तथा भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आसपास के क्षेत्र में भूकंप आते हैं। इसी प्रकार से समस्थिति समायोजन ये तीसरा कारक है जिसकी वजह से भूकंप की घटना किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। महासागरों की तली में अवसाद की भारी मात्रा के कारण सागरीय तल लगातार नीचे की ओर धंसता रहता है। भू संतुलन स्थापित करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में इसको बैलेंस करने के लिए उत्थान की प्रक्रिया होती है, जिससे शैलों में विक्षोभ उत्पन्न होता है तथा भूकंप आने लगते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी बड़े बांधों के कारण जब धरातल पर जल का अत्यधिक दबाव पड़ने लगता है तो वहां पर भी शैलों में विक्षोभ उत्पन्न होता है तथा भूकंप आते हैं। जब किसी भी बांध का जल उसके धरातल से होता हुआ दरारों के माध्यम से पृथ्वी के नीचे गर्म शैलों के संपर्क में आता है, तब वाष्प एवं गैस उत्पन्न होती है, जिससे शैलों के आयतन में वृद्धि होती है तथा विक्षोभ उत्पन्न होता है। और बड़े बांधों वाले जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर जो पर्यावरणविद होते हैं वो बड़े बांधों का इसीलिए विरोध करते हैं। खास तौर पे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े बांधों का निर्माण भूकंपों को निमंत्रण दे सकता है। भूकंप मुख्य रूप से जो भूकंपों का उद्गम केंद्र है, उस उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 भागों में बांटा गया है। उथले भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे अथवा
वितलीय भूकंप। उथले भूकंप वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति भूपटल से 60 किलोमीटर की गहराई तक होती है। मध्यवर्ती भूकंप वो होते हैं जो भूगर्भ में 70 से 300 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं, तथा गहरे भूकंप भूगर्भ में 300 से 700 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं। विश्व के अधिकांश जो भूकंप हैं वो अधिकांश भूकंप उथले भूकंप होते हैं, अर्थात उनका जो उद्गम केंद्र है वो कम गहराई वाला होता है। भूपटल के नीचे जहां पर भी भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप का उद्गम केंद्र अथवा फोकस कहा जाता है। यह वो स्थान है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, केंद्र बिंदु है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। उद्गम केंद्र से भूकंप की लहरें विभिन्न दिशाओं में, चारों दिशाओं में प्रसारित होती हैं। सर्वप्रथम उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु पर भूकंपीय लहर का ज्ञान होता है। इस बिंदु को अधिकेंद्र अथवा एपिसेंटर कहा जाता है। जो इस स्लाइड में आप देख रहे हो ग्रीन कलर में बना रखा है फोकस के जस्ट ऊपर, वो है भूकंप का अधिकेंद्र अथवा एपिसेंटर। अधिकेंद्र पर भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव दिखाई देता है। दूर जाने पर, अधिकेंद्र से दूर जाने पर भूकंपीय लहरों की तीव्रता तथा विनाशकारी प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। भूकंप के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि जब भी कहीं भूकंप आता है तो उस भूकंप के अध्ययन करते समय हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि समान तीव्रता वाली जो भूकंपीय रेखाएं हैं उन्हें समभूकंप रेखा कहा जाता है। ये रेखा वो काल्पनिक रेखा होती है जो उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान तीव्रता पाई जाती है। किसी भी भूकंप की समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समभूकंप रेखा कहलाती है, तथा एक ही समय पर भूकंप के आघात को प्रकट करने वाली रेखा सहभूकंप रेखाएं कहलाती हैं। भूकंप जब आता है तो भूकंप के आने के साथ साथ धरातल से विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्सर्जित होती हैं, निकलने लगती हैं। ये विभिन्न प्रकार की तरंगों में प्रमुख जो तरंगे हैं वो हैं पी, एस और एल तरंगे, जिनके बारे में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, कि पी तरंगे प्राथमिक तरंग, एस तरंग द्वितीयक तरंग और एल तरंग धरातलीय तरंग। इन तरंगों में पी तरंग सबसे तीव्र वेग से चलने वाली तरंग होती है। ठोस सेलों में ये तीव्र गति से चलती है, परंतु तरल माध्यम में इसकी गति कम पड़ने लग जाती है। पी तरंग की गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है और यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, पी तरंग। दूसरी जो तरंग है एस तरंग अथवा द्वितीयक तरंग, चूंकि इसकी गति प्राथमिक लहरों से कम रहती है इसलिए ये प्राथमिक लहरों के बाद में पहुंचती है, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंग कहा जाता है। सबसे पहले प्राथमिक तरंग पहुंचती है अधिक गति होने के कारण, दूसरे नंबर पर कम गति होने की वजह से द्वितीयक तरंग पहुंचती है, इसलिए इसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग भी इसका नाम दिया गया है। इनकी गति प्राथमिक तरंगों की तुलना में कम होती है तथा ये केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजर सकती हैं, तरल माध्यम में ये नहीं गुजर पाती, इसलिए सागरीय भागों में पहुंचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। एस तरंगों की जो गति है वो है लगभग 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीसरी तरंग जो प्रमुख भूकंपीय तरंग है तीसरी, वो है धरातलीय तरंग।
ये तरंगे पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र तक पहुंचती हैं, इसलिए ये P तथा S तरंगों के पश्चात ही धरातल पर पहुंचती हैं तथा अधिक गहराई में जाने पर L तरंगे लुप्त हो जाती हैं। इनकी गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पाई जाती है। उपरोक्त ये जो तीन तरंगे हैं P, S और L, इन तीन तरंगों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की तरंगे भी भूकंप के समय धरातल से उत्सर्जित होती हैं, जिनमें PG तरंग, SG तरंग, P स्टार तरंग, S स्टार तरंग आदि हैं। इनकी अधिकांश विशेषताएं P और S तरंगों से मिलती जुलती हैं, परंतु गति में परिवर्तन की वजह से इनका अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे PG, SG, P स्टार, S स्टार आदि। भूकंप जब धरातल पर आता है तो भूकंप की गणना के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे भूकंप मापी यंत्र अथवा सीस्मोग्राफ भी कहा जाता है। इस यंत्र के माध्यम से पृथ्वी पर जो भी हलचल होती है, कंपन होता है, उस हलचल को इस सीस्मोग्राफ के माध्यम से नोटिस किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसी के साथ साथ जो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, उस तीव्रता को नापने के लिए, तीव्रता का मापन करने के लिए एक अलग इंडेक्स काम में लिया जाता है, जिसका नाम है रिचर या रिक्टर पैमाना। ये जो रिक्टर पैमाना है, आप अखबार में जब भी भूकंप आता है हमेशा पढ़ते उस चीज को कि वे रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता का भूकंप आया। तो रिक्टर पैमाने के माध्यम से भूकंप की तीव्रता प्रदर्शित की जाती है। रिक्टर पैमाना ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने किया था। उन्होंने अपनी मापनी को 1 से 12 तक की मापनी में बांटा है। अपना जो पैमाना है, उस पैमाने को 1 से 12 तक की मापनी में उन्होंने बांटा। 1 से 5 तक के जो भूकंप है, 1 से 5 अंक तक की तीव्रता वाले जो भूकंप हैं, उन भूकंपों को सामान्य चलता फिरता मनुष्य महसूस नहीं कर पाता है। 5 से 7 अंक तक की तीव्रता वाले भूकंप हैं, उन्हें सभी लोग महसूस कर सकते हैं तथा 7 अंक से अधिक तीव्रता वाले भूकंप विशेष विनाशकारी होते हैं। रिक्टर पैमाने पर जो भी ये एक अंक की मापनी बढ़ती जाती है, उस 1 अंक की मापनी के बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता लगभग 250 गुनी अधिक हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से रिक्टर पैमाने में 1 मापनी की वृद्धि होने के साथ साथ उस भूकंप की जो विनाशकारी प्रभाव है, उस विनाशकारी प्रभाव में कितना अंतर आने लगता है। अगली स्लाइड में या अगले वीडियो में हम आपके साथ भूकंप के वितरण तथा भूकंप के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।